हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मटेरियल चैप्टर चल रहा था, काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। आज जो है वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं बचे हैं और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर की थ्योरी देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी भी काफ़ी अच्छी खासी है और इम्पोर्टेंट है, तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं हम हमारे वाइट बोर्ड की तरफ। ये लीजिए, ये हम आगे वाइट बोर्ड की तरफ। देखिए, ये जो पहला कॉन्सेप्ट आज आने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इन्वेंट्री स्टॉक आउट एंड सेफ्टी स्टॉक, ये वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये अगर समझोगे तो आपकी क्या होगी, ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो वो बढ़ेगी। क्वेश्चन इसके बहुत कम बार आए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी, तो उस वजह से मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर ऐड किया है। लाइक इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि स्टॉक आउट एंड सेफ्टी स्टॉक के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सर क्या होता है स्टॉक आउट और क्या होता है सेफ्टी स्टॉक? स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। रॉ मटेरियल के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो प्रोडक्शन के लिए मशीन तैयार है, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या है, स्टॉक आउट हो चुका है। क्लियर है, रन आउट हुआ है, कैच आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, कैसा भी हुआ है, लेकिन आउट हो चुका है। दूसरा केस हो सकता है कि फिनिश गुड्स के केस में, कि हमारा कस्टमर शॉप पे आके खड़ा है और वो कह रहा है कि भाई साहब प्रोडक्ट दीजिए, और हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं सेल करने के लिए। ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉक आउट हो गया, कैच आउट रन आउट कैसे भी हो, लेकिन आउट हो गया। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिनिश गुड्स वाले केस के अंदर अगर बात करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है, कस्टमर अगर हमारी शॉप पे आया और वो स्टॉक आउट की वजह से हमसे चला गया, तो हमारी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट दोनों होगी, फाइनेंशियल भी होगी और नॉन फाइनेंशियल भी होगी। फाइनेंशियल तो क्या होगी, वो हमारी शॉप पे आया था तो खरीद रहा था तो हम बेचते तो हम मुनाफा कमाते, क्या वो मुनाफा कमा पाएंगे? क्या नहीं कमा पाएंगे। सर मुनाफा कमा सकते थे, नहीं कमा पाए, तो इसमें कॉस्ट क्या है? देखिए, कॉस्ट के अंदर पैसा आने वाला था और अगर वो नहीं आ रहा है तो भी उसे क्या माना जाता है, खर्चा माना जाता है। पैसे का न आना पैसे का जाना माना जाता है। ओके सर, तो ये एक तो कॉस्ट लगेगी। दूसरा गुडविल खराब होती है। अब वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कहेगा, कभी बात आ गई तो क्या कहेगा, वहाँ मत जाना, वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ अवेलेबिलिटी कम रहती है। हम नॉर्मली उस शॉप को प्रेफर करते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हो हमें। समझ आ रही बात? तो छोटी दुकानें अगर आप देखोगे तो आपकी सिटीज़ के अंदर छोटी शॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। अब दिखने में वो इतनी सी होती है, लेकिन आप कोई भी सामान पूछोगे तो वो सामान ला के देता है। इससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होती है। तो स्टॉक आउट से गुडविल जो वो खराब होती है। क्लियर है सर? ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हर किसी का जो इन्वेंट्री वो ज़्यादा ही ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारा स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, इन्वेंट्री अगर आपके पास रखोगे ना तो वहाँ पर कॉस्ट भी लगती है। कॉस्ट कैसा, उसको कैरी करने के लिए, भाई उसको स्टोर करके रखोगे तो उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, मतलब गोदाम वगैरह लेना पड़ेगा, वो स्टोरेज कॉस्ट लगेगी। दूसरा क्या होता है, मेनली पैसा ब्लॉक हो जाता है। जैसे मैंने इन्वेंट्री जहाँ 200 यूनिट्स खरीदनी थी, वहाँ मैं 2000 यूनिट खरीद के बैठा हूँ। सपोज 10 रुपये की थी, तो 200 इंटू 10 के हिसाब से 2000 रुपये जहाँ मेरे ब्लॉक होने चाहिए थे, वहाँ मैंने अगर 2000 यूनिट खरीदी तो 20,000 रुपये ब्लॉक हो गए। क्लियर समझ पा रहे पर? अब ये जो पैसा है वो ब्लॉक हुआ, मतलब क्या, वो इस पैसों को मैं कहीं और यूज़ कर सकता था, या फिर मैं बैंक के अंदर डालता तो ब्याज तो मिलता। क्या वो मुझे ब्याज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। और क्या होता है, ऑब्सोलेंस का खतरा होता है। अगर मैंने ज़्यादा यूनिट एक साथ खरीद ली, सपोज 2000 यूनिटें खरीद ली, मैंने शर्ट खरीद ली है। अब जब शर्ट लेके आया था उस वक्त मिथुन दास चल रहे थे, और अब एक साथ ज़्यादा लेके आ गया, और थोड़ा टाइम बाद में मिथुन दास का टाइम चेंज हो गया और नए हीरो आ गए, और अब उनका टाइम चल रहा है, रणवीर सिंह वगैरह इनका टाइम चल रहा है। तो अब मिथुन दा वाले जो शर्ट है, यहाँ लाइटें लगी, यहाँ लाइटें लगी, क्या वो कोई खरीदने वाला, डिस्को दीवाने वाले? नहीं खरीदने वाला। तो ये ऑब्सोलेंस का भी खतरा रहता है। क्लियर है? तो इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे तो भी नुकसान हो सकता है, और कम रखें तो भी नुकसान होता है। तो हम क्या करें, बुद्धम मार्गम अपनाएंगे। बुद्धम मार्गम मतलब सहज मार्ग, मध्यम मार्ग, जो बीच का मार्ग है वो, कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारी सेफ्टी स्टॉक भी कम हो और स्टॉक आउट कॉस्ट भी कम हो, ओवरऑल टोटल कॉस्ट जो कम हो, वो वाली जगह हम क्या करेंगे, तय करेंगे। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल को समझ दें। ये कोई एक टायर कंपनी है, उसका एक एग्जांपल है कि
कि उसके पास क्या होता है, 100 का स्टॉक आउट हुआ कितनी बार, 2 बार, वो दे रखा है क्वेश्चन। वो कह रहा है 80 का स्टॉक आउट हुआ कितने बार, 5 बार, 50 का स्टॉक आउट हुआ कितनी बार, 10 बार, 20 का स्टॉक आउट हुआ कितनी बार, 20 बार, और 10 टायर का स्टॉक आउट हुआ कितनी बार, 30 बार, और 0 का स्टॉक आउट हुआ कितनी बार, 33 बार। मतलब 33 बार जो भी डिमांड आई वो हमने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। अब समझिए टोटल हमारे पास ऑर्डर आए कितने थे, ये इन सब का टोटल करोगे 2, 5, 10, 20, 30, 33, ये हो गया 100। मतलब कि आपके पास जो ऑर्डर आते हैं उसमें से 2% कितने के आते हैं, 100 के आते हैं। 5% जो आते हैं वो कितने के आते हैं, 80 के आते हैं। 10% जो आते हैं वो कितने के आते हैं, 50 के। 20% जो आते हैं वो कितने के आते हैं, 20 के। 30% ऑर्डर आते हैं वो 10 के आते हैं, और 33% जो है वो 0 के ऑर्डर आते हैं। मतलब कि बहुत नॉमिनल सा आता है, तो उसके केस में हम क्या कर लेते हैं, 0 का मतलब यहाँ 0 नहीं है, ये सेफ्टी स्टॉक से ज़्यादा की बात कर रहा है, उस केस के अंदर बात कर रहा है। क्लियर है, तो ये 33% हुआ। अब वो कह रहा है लॉसेज ड्यू टू स्टॉक आउट, अगर 1 यूनिट का स्टॉक आउट होता है तो हमें कितने का नुकसान होता है, 150 का। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लगती है हमारी 50 यूनिट, कैरिंग कॉस्ट जो लगती है वो 50 यूनिट। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूज होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, तो आप अपने माइंड के अंदर ये क्लेरिफिकेशन पहले से डाल दीजिए। आपने EOQ के अंदर जब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, जितने का ऑर्डर देते हो डिवाइड बाय 2 करते हो। क्लियर है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक पे जब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे। सर ऐसा काहे, वाई दिस कोलावेरी डी, ऐसा काहे, समझिएगा। वहाँ EOQ मंगवाते हो, उसमें से यूज करते हो, फिर 0 होता है, फिर वापस इन्वेंट्री आती है, फिर उसमें से यूज करते हो 0 होता है। क्लियर है, तो हम मानते हैं ऑन एन एवरेज इसके बीच का कुछ रहता है, तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है, ये स्टॉक हम रखते हैं और नॉर्मली इसमें से हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो ऑर्डर आते हैं उसी में से यूज होते हैं। इसमें से बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज होता है, तो ये माना जाता है कि सेफ्टी स्टॉक जो वो हमेशा मेंटेन किया जाएगा। तो सेफ्टी स्टॉक अगर आपने 200 यूनिट रखा है तो ये 200 से कम नॉर्मली नहीं होगा, ये 200 200 200 200 रहेगा। तो इस यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो पूरे 200 पे होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी स्टॉक पर डिवाइड बाय 2 नहीं करना होता है, और EOQ वाले केस के अंदर डिवाइड बाय 2 करना होता है। ठीक है सर, समझ गई। अब ये क्या क्वेश्चन है, क्या बोला है इसका बताइए। देखिए अपने पास अलग अलग ऑप्शन है, या तो हम इन्वेंट्री लेवल कितना रख लें, 100 ही रख लें, या हम 80 रख दें, या हम 50 रख दें, या हम 20 रख दें, या 10 रख दें, या 0 रख दें। हम 20 तक का यहाँ पर देखेंगे। देखिए अगर हम इन्वेंट्री लेवल ही 100 रख लें, अगर हम इन्वेंट्री लेवल ही 100 रख लें, तो क्या उस केस के अंदर कुछ भी स्टॉक आउट होगा क्या, नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड आएगी वो कितने की आएगी सर, 100 की आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आएगी वो कितने की आएगी, 100 की आएगी। तो स्टॉक आउट कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है, तो स्टॉक आउट यूनिट क्या होगी, 0। समझ आ रही बात। 100 का हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेके आ रहा है, डिमांड तो कितने की लेके आ रहा है, 100 के आ रहा है, अपने पास 100 का है, दे देंगे। क्लियर है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट कुछ भी लगेगी क्या, नहीं। लेकिन यूनिट कितनी रख रहे हैं सेफ्टी स्टॉक में, 100। तो 100 इंटू एक यूनिट को 50 रुपये लगते कैरी करने में, तो कितना कैरिंग कॉस्ट लगेगा, 5000। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5000। क्लियर है सर, यहाँ तो कोई खास दिक्कत आई नहीं। अगर 80 का रखते हैं हम सेफ्टी स्टॉक, तो उस केस के अंदर अगर डिमांड 80 की आई फुलफिल कर देंगे, 50 की आई फुलफिल कर देंगे, 20 की आई फुलफिल कर देंगे, 10 की आई फुलफिल कर देंगे, 0 की आई फुलफिल कर देंगे। अगर 100 की आ गई, अगर यार ये समझ नहीं आता, नेट यूज नहीं करे तो भी ये मैसेज डालते ही रहते हैं कि आपका नेट जो है आपने यूज कर लिया, नेट यूज कर लिया। अगर 100 की करते हैं, सॉरी 100 की डिमांड आती है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, क्या 100 का स्टॉक आउट होगा क्या, नहीं। अरे भाई 80 तो अपने पास है ना, 80 का तो अपन इन्वेंटरी लेवल रख रहे हैं, हम क्या करेंगे 80 दे देंगे और उसको कहेंगे यार 20 आप कहीं और से देख लीजिए, हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर 80 वाले केस के अंदर अगर 80 से नीचे वाली कोई भी डिमांड आएगी तो क्या अनसेटिस्फाई जाएगी क्या, नहीं, कोई भी अनसेटिस्फाई नहीं जाएगी। अगर 100 की आती है तो उस केस के अंदर कितने का स्टॉक आउट होगा, 20 का होगा। क्लियर है, और अब 100 की डिमांड आने के चांसेस कितने, सिर्फ 2%। 100 के डिमांड आने के चांसेस कितने, 2%। तो 20 का लॉस होगा, लेकिन इसके चांसेस कितने, 2% ही है। समझ आ रही बात। प्रोबेबिलिटी का चांस भी तो, उसका भी तो इफेक्ट देना होगा।
तो 20 का लॉस नहीं होगा, 20 के 2% का लॉस होगा, क्योंकि इसके आने के चांसेस भी उतने ही है, कम ही है, 20 इंटू 2%। तो 0.04 यूनिट का जो है स्टॉक आउट होगा। 0.04 का होगा अगर, तो 150 के हिसाब से कॉस्ट कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 150, कितना हो गया 60। कैरी कितनी यूनिट कर रहे हैं, 80 यूनिट कर रहे हैं, 80 इंटू 50 कितना हो गया 4000। तो ये कितनी होगी कॉस्ट 4060। अब ये 50 वाला देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। 50 रखोगे तो उस केस में 50 की डिमांड आई, दे दोगे, 20 की आई फुलफिल कर दोगे, 10 की आई फुलफिल कर दोगे, 0 की आई तो ऐसे ही फुलफिल होनी, ठीक है। अगर 100 की आई तो उस केस में क्या करोगे, 50 दे दोगे, और 50 जो है वो क्या रहेंगी, अनसेटिस्फाई रहेगी। तो या तो 50 का स्टॉक आउट होगा। अगर 80 की डिमांड आई, अपने पास कितना है 50 है, तो हम क्या कर देंगे 50 दे देंगे और 30 नहीं दे पाएंगे, तो स्टॉक आउट कितने का होगा 30 का होगा। समझ आ रही है बात। अगर हमारे पास 50 है और कस्टमर आके 80 मांग रहा है, तो ऐसा थोड़ी उसको बाहर भगा देंगे, निकल मेरे पास है ही नहीं। हम क्या करेंगे, भाई साहब 50 है, 30 आप कहीं और से अरेंज कर लीजिए, तो स्टॉक आउट कितने का होगा 30 का होगा। अब 50 का स्टॉक आउट होगा ये, और 30 का स्टॉक आउट होगा, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 100 के डिमांड आने के चांसेस कितने हैं 2% है, और 80 के डिमांड आने के चांसेस कितने हैं 5% है। तो ये कितना हो गया 50 का 2%, 1, और ये 30 का 5%, 3 पंजे 35, सॉरी 3 पंजे 15, क्या बोल दिया, 1.5, तो ये 2.5 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। तो 2.5 इंटू 150, 375, और यूनिट कितने मेंटेन कर रहे हैं यहाँ 50, तो 50 इंटू 50 2500। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2500, 2600, 2700, 2800, 75। ओके सर। अगर 20 रखते हैं तो उस केस में क्या होगा सर, देखो 20 की डिमांड आई, सेटिस्फाई कर देंगे, 10 की आई 0 आई तो सेटिस्फाई हो जाएगा। 100 का आया तो हम पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, 80 आए तो पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और 50 आए तो पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अगर 100 का आया तो कितनी नहीं होगी हमारे पास, 80 नहीं होगी, 20 तो है हमारे पास, 20 दे देंगे। अगर 80 की डिमांड आई तो 20 है हमारे पास, 20 दे देंगे, 60 का स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर डिमांड 50 की आई तो 20 हम दे देंगे, 30 का स्टॉक आउट हो जाएगा। अब 100 के आने के चांसेस कितने हैं 2% है, इसके कितने 5% है, और 50 के आने के चांसेस कितने 10%। तो 80 इंटू 2% कितना हो गया 1.6, और 6 पंजों की 30, मतलब ये हो गया 3, और 30 इंटू 10 ये हो गया 3, 3 3 6 7, 7.6 इंटू 150, 1140 रुपये, इधर 1140 रुपये। और 20 को कैरी करने के लिए 20 इंटू 50 कितना हो गया 1000। तो ये हो गया 2140। और वैसा वैसा अगर 0 रखते हो, सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं रखते हो, तो अगर 100 की डिमांड आएगी तो भी अनसेटिस्फाई। सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी स्टॉक नहीं रख रहे हो, सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे हो मतलब जो आपकी EOQ वाला आ रहा है, जो ऑर्डर लेके आ रहे हो सिर्फ वही रख रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रख रहे हो। अगर 0 रखोगे तो उस केस के अंदर ये सारी डिमांड जो है वो अनसेटिस्फाई जाएगी। तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट कम आएगी उसे हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री का, ताकि हम उसको आसानी से ट्रैक कर पाएँ। समझ आ रही बात। क्लास के अंदर भी जैसे क्या किया जाता है ABC सेक्शन बनाए जाते हैं, A के अंदर जो होशियार होते हैं वो रखते हैं, B के अंदर एवरेज वालों को रखते हैं, और C के अंदर नालायकों को रखते हैं, हम जैसों को, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से बाइफर्केशन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्वेंट्री के केस में भी किया जाता है। इन्वेंट्री में भी कुछ A कैटेगरी की होती है, कुछ B कैटेगरी की होती है, और कुछ C कैटेगरी की होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन करके क्या करते हैं उनका बाइफर्केशन करते हैं। सबसे पहला आया ABC एनालिसिस। तो इसको समझिएगा, लाइक मेरी एक CA फॉर्म है, इसमें क्या होता है अलग अलग तरीके के कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर आता है A नाम का आदमी, जो क्या करता है 5 मिनट बैठता है
और इसका बिल जो है वो कितना होता है 50,000 रुपये। 5 मिनट बैठता है, 5 मिनट बात करता है, 5 मिनट कंसल्टेंसी लेता है और 50,000 का बिल बनवा के जाता है, 50,000 पे करके जाता है। बी जो है वो आता है 1 घंटे बैठता है और इसका बिल जो है वो मान लीजिए 5,000 रुपये बनता है। एक ये सी है जो आता है और पूरा दिन बैठता है और इसका बिल बनता है नालायक का 100 रुपये का। मतलब ये एक रिटर्न भरवाता है और पूरे दिन रिटर्न बैठता है, 1000 तरीके क्वेश्चन पूछता है और लास्ट के अंदर उसमें भी भाव तोल करके चाय वगैरह खर्चा निकालते तो 100 रुपये बचते हैं इसके। तो क्या इन तीनों को सेम आदमी के द्वारा डील करना चाहिए क्या? नहीं। अगर मेरी फॉर्म में तो मैं किससे बात करना चाहिए? मेरे को किससे बात करना चाहिए? मेरे को इस ए से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है सर, आपको तो आप आए ए तो आप बात कीजिएगा और उसको अपना टाइम दीजिएगा। कुछ मेरे सीनियर आर्टिकल होंगे, मतलब जो मेरे यहाँ काम करते हुए जिनको काफ़ी टाइम हो गया, सीनियर एम्प्लॉय होंगे, उनको मैं क्या पकड़ाऊँगा? बी को पकड़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ एवरेज टाइम लग रहा है और एवरेज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कुछ जो है वो नए आए हैं सीखने के लिए, अगर उनको मैंने कहीं और एंगेज नहीं किया तो वो सीनियर को डिस्टर्ब करेंगे या मेरे को डिस्टर्ब करेंगे। समझ आ रही बात? तो इनके लिए जो सी आया है उन दोनों को आपस में बिठा दीजिए, मिलन करवा दीजिए, तो ये एक दूसरे के साथ टाइम पास कर लेंगे पूरा दिन। तो यहाँ पर जो जूनियर जो नए हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो वैसा वैसा यहाँ पर इन्वेंट्री में क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है और क्वांटिटी बहुत कम होती है। घर के अंदर क्या आप सोना, समझिएगा, घर के अंदर क्या आप सोना और गेहूँ दोनों एक ही तरीके से रखते हैं क्या? नहीं। सोना जो है वो रखते कैसे हो? सोना रखते हो, ताला देते हो, ताले पे ताला देते हो, उसके ऊपर एक ताला देते हो, फिर तिजोरी के ताला देते हो, फिर बाहर वाले गेट के ऊपर भी ताला देते हो। क्या गेहूँ के ऊपर ऐसा करते हो क्या? नहीं, गेहूँ में ऐसा नहीं किया जाता है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी कम है, उसको हम क्या कर देंगे, ए कैटेगरी में डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कहेंगे कि भाई आप इस इन्वेंट्री का पे कंट्रोल रखिए। वैल्यू जो है वो क्या है, मॉडरेट है, न ज़्यादा है न कम है। क्वांटिटी भी मॉडरेट है, न ज़्यादा है न कम है। इसको क्या कर दीजिए, बी कैटेगरी में डाल दीजिए। ओके सर। वैल्यू जो है वो तो है बहुत कम और क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा। वैल्यू जो है वो बहुत कम और क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, तो उसको सी कैटेगरी में डाल दीजिए। क्लियर? वैसे होना चाहिए गेहूँ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो गेहूँ है, लेकिन हम बात पैसों के हिसाब से कर रहे हैं, कीमत के हिसाब से कर रहे हैं। बाकी सोना काम नहीं आता है, काम जो है वो गेहूँ ही आता है। हम सोने को नहीं खा सकते और ना सोना हमारे लिए कोई यूजफुल है। ये तो सिर्फ ये है कि हम बाहर की दुनिया देख के चलते हैं कि बाहर वाला हमें कहे कि वाह यार क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोना वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी सोने का वैसे देखें तो कोई खास पर्पज़ है नहीं। हाँ ज़रूर पहले के टाइम में ये होता था कि लोगों के लिए एक तरीके की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती थी कि लोग इसमें या ज़मीन में पैसा लगा देते ताकि वैल्यू भी बढ़ती रहे और उनका पैसा भी रह जाए सुरक्षित, और जब ज़रूरत हो तो वो यूज आ जाए। क्लियर है? लेकिन आज के टाइम में इंडिया में ये क्या हो चुका है, एक तरीके से प्योर दिखावा हो चुका है कि हम जितना ज़्यादा सोना रखेंगे उतना ज़्यादा पैसे वाले माने जाएंगे, उतना लोग हमारी इज्जत ज़्यादा करेंगे। लेकिन इज्जत जो है वो एक्चुअल में आपके बौद्धिक स्तर की जाती है, बाकी किसी की नहीं की जाती। मरने के बाद आपको याद किया जाता है तो आपके सोने के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपके बौद्धिक स्तर के लिए याद किया जाएगा। आपकी जो थ्योरी है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी बातें की गई है, आपकी जो विचारधारा है, आपने जो काम किया है, जो सोसाइटी में आपने जो पे किया है, उसके लिए आपको याद किया जाएगा। तो आप जब अपने जीवन में निर्णय लो तो आप सोने और इन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय ज़्यादा फोकस जो है वो इस पे कीजिए कि आप जो है इस सोसाइटी को किस तरीके से बेहतर बना सकें। ये हो गया एक ABC एनालिसिस। एक होता है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग एनालिसिस। ये क्या होता है, देखिए ABC क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है इसका वैल्यूशन। फास्ट, स्लो और ये जो है वो किसके हिसाब से होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए कुछ जो है
वो हमारे जीवन में आते हैं और आके रुक जाते हैं। कुछ जो है वो हमारे जीवन में आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ जो है वो आते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। आंसर ऐसा होता है। जीवन का कॉन्सेप्ट और इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे जीवन में ज़्यादा देर रहेगा हम उसको अच्छा मानेंगे, लेकिन इन्वेंट्री के केस में अगर आया और वो हमारे पास चिपक गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम क्या चाहेंगे कि आए, जल्दी से वो सेल हो, मुनाफा दे और निकल जाए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से इन्वेंट्री के टर्नओवर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन है जो आ रहा है और टाइम से निकल रहा है। तो हम ऐसी इन्वेंट्री को लेके आए जो जल्दी से आए, जल्दी से सेल हो और जल्दी से मुनाफा कमाए। तो उसको तो हम क्या कहेंगे, फास्ट मूविंग, जो जल्दी निकल रहा है। एक होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। स्लो मूविंग मतलब जो आता है फिर रुक जाता है, बड़ी मुश्किल से सेल होता है, तो वो हो जाएगा स्लो मूविंग। और नॉन मूविंग जो आता है और पड़ ही जाता है, निकलता ही नहीं, आता है और सो जाता है, फिर निकलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से कई सालों के बाद किसी को बहुत कम भाव के अंदर हमें सेल करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मूविंग। ये क्लासिफिकेशन किसके लिए जरूरी, ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी ताकि हमें पता रहे आगे जब हम दूसरी बार खरीदने जाएं तो फास्ट मूविंग की परचेज पे ज़्यादा फोकस करें, स्लो मूविंग कम खरीदें और नॉन मूविंग को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि हमारा पैसा यूँ ही ब्लॉक हो रहा है। वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ये नॉर्मली किसके लिए होता है, स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है, या फिर इन्वेंट्री के लिए भी हो सकता है, ऐसा कोई है नहीं, बाकी इन्वेंट्री के लिए भी होता है, लेकिन नॉर्मली ये स्पेयर पार्ट के लिए ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। ये क्या होता है सर, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके बिना आपका काम ही नहीं चलता। आपके दोस्तों में बात कर लीजिए, कुछ दोस्त कैसे होते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसी को फ़ोन करना होगा। और जीवन में कुछ दोस्त बहुत बेहतरीन होने बहुत ज़रूरी है। कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके पास आपके जो भी दुख हो उनसे आप शेयर कर पाओ। ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है अगर आपके पास ऐसे दोस्त है तो। कुछ कैसे होते हैं जिनको हम कभी कभार याद करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारे काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आते, लेकिन उनसे नॉर्मली इतना नहीं होता और एकदम अंदर की गहरी बात उनको हम नहीं बताते। और कुछ जो है वो क्या है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई खास फर्क पड़ता नहीं, उस तरीके से होता है। वैसा यहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री में कुछ जो होती है वो कैसी होती है, वाइटल होती है। वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वाइटल है, ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, अगर वो नहीं है तो कभी भी तकलीफ में आ सकते हो। एसेंशियल, कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे बुखार वगैरह, पैरासीटामोल, वो एसेंशियल है, वो अगर नहीं हो तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, लेकिन वाइटल वाले जितनी प्रॉब्लम में नहीं है होगी। डिज़ायरेबल, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि जो जैसे सीटी स्कैन वगैरह हो गया, ये आप अपने हॉस्पिटल में भी रख सकते हो, आप चाहो तो कहीं और से भी करवा सकते हो। अगर आपके यहाँ हो तो ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको भी इंस्टॉल कीजिए। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। इससे क्या होगा कि वाइटल वाले की कभी भी स्टॉक आउट ना हो। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं हो कि पेशेंट सांस कर रहा है और आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, आप कह रहे हो 2 मिनट रुकना, 2 मिनट सांस ले, 2 मिनट मैं लेके आ रहा हूँ, बस ये गैस सिलेंडर लेके आए और ये अभी भरवा के लेके आए बस आधे घंटे में, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, ये वाइटल चीज़ है, इसका पहले से ध्यान रखना होगा। क्लियर? एसेंशियल के अंदर भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो तो भी चलेगा। और डिज़ायरेबल के केस के अंदर आप थोड़ा लूज भी हो सकते हैं। हाई, मीडियम और लो, ये जो है देखिए ए बी सी, और इसके अंदर दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, माइनर से। माइनर सा कैसे, यहाँ वर्ड लिखा गया वैल्यू और यहाँ लिखा गया हाई, मीडियम और लो वाले में क्या लिखा गया है, प्राइस। देखिए प्राइस जो है वो और वैल्यू जो है वो, उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। प्राइस जो है जैसे एक पेन की प्राइस जो वो 10 रुपये, तो ये तो हो गया प्राइस। और अगर जैसे मेरे पास 100 पेन है तो 100 पेन इंटू 10, ये 10,000, ये क्या हो गया, वैल्यू। एक पेन है जो 10 रुपये की, एक पेन 8 रुपये की और एक पेन 7 रुपये की है। ये जो है 8 रुपये वाली, यहाँ पर मेरे पास सपोज 150 है, तो ये हो गया 150 इंटू 8, ये 1000 हो गया, सॉरी 1000, और ये हो गया 1200। और ये जो 7 वाली है ये सपोज मेरे पास 80 है,
80 इंटू 7 560। तो देखिए हाई मीडियम और लो वाला जो है वो क्या करेगा, प्राइस को कंसिडर करेगा, इसको हाई में डालेगा, इसको मीडियम डालेगा, इसको लो में डालेगा। और ABC जो है वो वैल्यू के हिसाब से देखता है, इसको A में डालेगा, इसको B में डालेगा और इसको C में डालेगा। समझ आ रही बात? तो ये वैल्यू और प्राइस के अंदर चेंज होता है इस तरीके से। सर आप कहोगे क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी भी कंसिडर करता है, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, वो एक्चुअली पूरा सही नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाए उसके हिसाब से। क्लियर है सर? ये तो हम देख लेंगे। अब उसके अलावा हम इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कुछ रेशियोज वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे रेशियोज इस्तेमाल करते हैं सर? देखिए एक तो होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, एक तो होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, कि अगर हम 100 का इनपुट दें तो आउटपुट कितना, तो ये जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, इनपुट आउटपुट रेशियो। कैसे? लाइक एक जो है वो क्या करती है, एक इस तरीके की इन्वेंट्री जो 100 का इनपुट दो तो आउटपुट कितने का देती है, 80। एक 100 का इनपुट दो तो आउटपुट देता है 70। एक 100 का इनपुट दो तो आउटपुट देता है 90। एक 100 का इनपुट देते हैं तो आउटपुट देता है 100 का। तो इनपुट आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा, ये 80% आउटपुट देता है, ये 70% देता है, ये 90% देता है और ये 100% देता है। ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट रेशियो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? बहुत आसान सही है, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि इन्वेंट्री आई, और टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल आई और गई, जितना आई और जितना जल्दी गई उतना टर्नओवर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इन्वेंट्री आई और रुक रही है तो वहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा, कम होगा। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। इसका फॉर्मूला जो है वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पहले फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करूँगा, फिर समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। देखो ओपनिंग है 90,000, परचेज किया 2,70,000, तो टोटल कितना हो गया, 90,000 प्लस 90,000 प्लस 2,70,000 कितना हो गया, 360। 360 में से 1/10 अभी भी क्लोजिंग पड़ा है, मतलब कि बाकी का हमने यूज कर लिया। यूज कितना कर लिया, 2,50,000। तो कंज्यूम कितना हुआ, 2,50,000, 2,50,000। और एवरेज कितना है, ओपनिंग है 90,000, क्लोजिंग है 1,10,000, तो एवरेज कितना होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का एवरेज 1 लाख, तो 2.5 टाइम। सर ये क्या हुआ, क्या कहना चाहता है, कुछ अब समझा भी दीजिए। फॉर्मूला आपने बता दिया, क्या ये याद करना पड़ेगा? नहीं, देखिए समझिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बार चेंज हुई, इन्वेंट्री कितनी बार चेंज हुई। आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है वो 1 लाख की है, और आपने साल भर के अंदर या फिर जो भी पीरियड है, जैसे ये 3 महीने का पीरियड, 4 महीने का, कितने का भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज है ये साल भर का है, साल भर में आपने 2.5 लाख की इन्वेंट्री कंज्यूम की, मतलब कि एक बार ये 1 लाख की इन्वेंट्री जो एवरेज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री मानते कितनी रखते हम, ये इन्वेंट्री एक बार आई और पूरी गई, एक बार आई और पूरी गई, फिर दूसरी बार आई और फिर पूरी गई, तीसरी बार आई और आधी गई, मतलब कि आपकी इन्वेंट्री जो कितनी बार आके गई है, 2.5 बार। एक बार पूरी गई, दूसरी बार पूरी गई और तीसरी बार आधी गई। बस यही जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर है कि कंज्यूम कितना हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना, 2.5 टाइम। अगर पूछे कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री हेल्ड, इन्वेंट्री कितने दिनों के लिए रखी जाती है, तो देखो टोटल 365 दिन है, 365 दिन में 2.5 बार इन्वेंट्री जो आके गई है, मतलब कि ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितने दिन रहती है, डिवाइडेड बाय 2.5, 146 डेज। तो 146 डेज में क्या होती है, एक बार पूरी की पूरी इन्वेंट्री चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी पुरानी वाली चली जाती है और पूरी की पूरी नई वाली जो वो आ जाती है। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हो बात? इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री कितनी बार आके गई है। अगर 1 लाख की इन्वेंट्री आप एवरेज रखते हो और 2.5 लाख का आपने साल भर में कंज्यूम किया, मतलब कि 2.5 बार आपकी इन्वेंट्री जो वो
परिवर्तित हुई है, 2.5 बार आपकी इन्वेंट्री जो वो चेंज हुई है। अगर साल भर में 2.5 बार इन्वेंट्री चेंज हुई है मतलब कि आपकी एक बार इन्वेंट्री कितने दिनों में चेंज होता है, 365 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, समझ लोगे? क्लियर है सर? यहाँ तो कोई ऐसा खास दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यू। जो मटेरियल हम इश्यू करते हैं उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। कुछ मेथड है, कॉस्ट प्राइस मेथड, फिर उसके बाद में एवरेज मेथड, और फिर उसके बाद में मार्केट प्राइस मेथड, फिर उसके बाद में नॉशनल प्राइस मेथड। तो 4 मेथड है, 4 तरीके के। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर किन से पूछा जाता है। ज़्यादातर जो बातें होती है वो फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। बाकी के जो है वो नाम मात्र के, इनके बारे में सिर्फ हमें देखना है कि ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। मटेरियल इश्यू का देखो क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरीके से होता है। जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, अलग अलग तारीखों खरीदा। मैंने 1 जनवरी को खरीदा 500 यूनिट खरीदे, 5 के हिसाब से खरीदे। फिर 3 जनवरी को मैंने खरीदे 600 यूनिट खरीदे, 6 के हिसाब से खरीदे। फिर मैंने 5 जनवरी को और ख़रीदे 700 यूनिट खरीदे, 7 के हिसाब। सर ऐसा अलग अलग रेट का रेट मान लो बढ़ रही थी। फिर उसके बाद में मैंने 9 जनवरी को और ख़रीदे 1000 यूनिट खरीदी, जो मैंने खरीदी वापस 6 के हिसाब, भाव वापस गिर गए। ठीक है सर। अब मैं 11 जनवरी को अगर सपोज 1000 यूनिट जो वो सेल करता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, या रॉ मटेरियल है तो इश्यू भी कर सकता हूँ, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे सकता हूँ कि भाई आप इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना यूनिट है जो बनाइए। तो अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दूंगा तो उनको बताऊंगा तो सही इसकी कॉस्ट इतनी लगी, ताकि वो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए आगे। हाँ जी सर। तो अब ये जो 1000 है ये क्या मानूँ, 5 वाले हैं, 6 वाले हैं, 7 वाले हैं या 6 वाले हैं, कैसा माना जाए? तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। पहला तो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। अब ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या कहते हैं, देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक प्राइस रख देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट रख देते हैं कि भाई 5 रुपये ही रखेंगे, इश्यू जो भी होगा वो 5 रुपये रखेंगे। साल के लास्ट में देख लेंगे कितना वेरिएशन है और फिर उसको साल के लास्ट में एडजस्ट करेंगे। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक प्राइस मेथड, बहुत कम यूज होता है। उसके बाद में फीफो, ये जो है वो ज़्यादा यूज होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि दुनिया में जो पहले आया वो पहले जाएगा, और फैक्ट्री में जो पहले आया वो पहले जाएगा। मतलब सर ये कहता है कि साफ नियम है साहब, देखो पहले आया वो पहले जाएगा। अगर आप 1000 है तो सबसे पहले ये 1 जनवरी वाला आया, ये कितनी है 500 है, तो आप 500 तो 5 वाले इश्यू कर दो, टोटल 1000 इश्यू करनी है। फिर उसके बाद में 3 जनवरी वाला आया, 600 है लेकिन 500 इश्यू करने, तो 500 जो है वो 6 रुपये वाले इश्यू कर दो। अब बाकी जो 600 वाले उसमें से 100 बच गई 6 रुपये वाले, 5 जनवरी वाले 700 जो है वो 7 रुपये वाली पूरी बच गई, और 1000 6 वाले उसके बाद में जो आई है वो पूरी की पूरी पड़ी है। क्लियर है, समझ आ रही है बात? ये इस तरीके से फीफो मेथड बताता है। और समझिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि इन्फ्लेटरी मार्केट है और सर ये क्या होता है, मतलब प्राइजेज जो कंटिन्यू राइज हो रही है, उस केस के अंदर वो कह रहा है कि फीफो के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू ज़्यादा होगा या कम होगा। अब कई क्या करते हैं, उसमें भी रटने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेटरी है तो ये होगा, इन्फ्लेटरी है तो डिफ्लेटरी है तो वो होगा। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाओ, एक छोटा सा करो वैसा, एक छोटा सा एग्जाम्पल 5 6 7 8 इन्फ्लेटरी है, मतलब कि बढ़ा रहे हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या हुआ, फीफो मेथड है, पहले 5 जाएगा फिर 6 जाएगा, 7 और 8 रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, ज़्यादा रहेगा। अगर यहीं पर डिफ्लेटरी मार्केट होता, मार्केट गिरता होता, तो हम जस्ट अपोजिट कर देते, 5 4 3 2 इस प्राइस पे खरीदा, पहले 5 पे खरीदा, फिर वैल्यू कम हो गई 4, फिर कम हो गई 3, फिर कम हो गई 2। फीफो मेथड में पहले 5 जाएगा, 4 जाएगा, 3 और 2, तो यहाँ पर फीफो मेथड के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूशन कम होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट जो वो लिफो, लिफो क्या कहता है, जो लेट आया है वो पहले जाएगा, जो लेट आया है वो पहले जाएगा। समझिएगा, जो लेट आया है वो पहले जाएगा, इसका मतलब क्या है, इश्यू जो होगा वो क्या होगा, नियर टू करंट मार्केट वैल्यू होगा।
जो अभी ताज़ी ताज़ी आई ना, जो ताज़ी ताज़ी रेट, वो ताज़ी रेट के हिसाब से तो इश्यू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले इश्यू होगा। तो इश्यू जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, ताज़ी प्राइस पे होगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह होंगे जो जमा होंगे वो कैसे होंगे, पुरानी वाले के हिसाब से जमा होंगे। सर कैसा, देखिए, और यहाँ भी सेम इक्वेशन मान लीजिए, इन्फ्लेटरी मार्केट और डिफ्लेटरी मार्केट पूछा है। वो इन्फ्लेटरी में 5, 6, 7 और 8, अगर लिफो मेथड है तो पहले जाएगा 8 फिर जाएगा 7। तो इन्फ्लेटरी मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा, कम होगा। देखिए इश्यू कौन सी हुई है, ताज़ी प्राइजेज हुई है, 7 और 8 ताज़ी प्राइजेज। यहीं पर डिफ्लेटरी मार्केट होता है 5, 4, 3, 2, तो 3 और 2 से चले जाते और 5 और 4 रहते, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम होता। क्लियर है सर, समझ आ गई बात। बेस स्टॉक मेथड ये क्या करता है कि बेस स्टॉक रख दीजिए और उसके हिसाब से वैल्यूएशन जो कीजिए। ये वैसे आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये समझिएगा दोनों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सर ये क्या है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। देखिए ये क्या कहता है, सिंपल एवरेज जो वो क्या कहता है कि सिंपल एवरेज कीजिए। वाह 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 सर, क्या बात कही, सिंपल एवरेज कहता है सिंपल एवरेज कीजिए। अच्छा ये तो जैसे हमें पता ही नहीं था। सिंपल एवरेज जो वो क्या कहता है कि आप सिंपल एवरेज लीजिए, क्वांटिटी का वेट मत दीजिए। मतलब क्या हुआ, आपने प्राइस कौन कौन सी ली थी सर, 5, 6, 7 और 6, ये आपकी है। और उसके बाद में 10 तारीख को सपोज आप 1000 इशू कर रहे हो, तो जिस दिन इशू कर रहे हो उस वक्त आपके पास जो प्राइजेज है उनका क्या कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए। ठीक है, 5, 6, 7, 6 डिवाइड बाय कितने, 4 है, तो चारों का एवरेज कर देते हैं। एवरेज का यही फॉर्मूला होता है ना, औसत राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। चौबीस भाग 4 कितना हो गया, 6 रुपये। तो आप क्या कर दीजिए, 1000 को 6 रुपये के हिसाब से इशू कर दीजिए। लेकिन ये जो है ये क्या है, सिंपल एवरेज जो वो मेथड थोड़ा गलत है। मेथड गलत इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, अब जैसे आपने 6 के हिसाब से ये 1000 इन्वेंट इशू की, तो कई बार इसके अंदर एरर आ जाता है। एरर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ आपने क्वांटिटी का वेट नहीं दिया। अब ये जो 1000 पूरा का पूरा 6 के हिसाब से, जबकि 1000 जो 6 के हिसाब से यहाँ तो खरीदा है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे ये लास्ट के अंदर प्राइजेज जो होती है वो 9 के हिसाब से होती है, तो कितना आ जाता है एवरेज, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 4, 8.75। तो 8.75 तो एक्चुअली जो है वो प्राइस है ही नहीं, मतलब 8.75 पे तो प्राइस है ही नहीं। अब 1000 जो वो अलग अलग रेट पे खरीदा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, सारा एक ही रेट से इशू करें। मेन इसकी जो समस्या है, इसका एरर आने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यहाँ 500 यूनिट 5 के हिसाब से, 600 यूनिट 6 के हिसाब से, 700 यूनिट जो है वो 7 के हिसाब से, और 1000 यूनिट जो है वो 5 के या 6 के हिसाब से, 9 के हिसाब से, जो भी आपकी रेट 6 ही मान लेते, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, सीधा 5, 6, 7 और 6 का एवरेज लिया, जो आपकी यूनिटें थी उनका वैल्यू किया ही नहीं। क्या ये सही बात है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा काहे कर रहे हो? क्यों गलत बात है? क्योंकि कम प्राइजेज पे अगर यूनिटें कम खरीदी और ज़्यादा प्राइजेज पे ज़्यादा यूनिटें खरीदी तो उस केस के अंदर हमारी एवरेज कॉस्ट जो ज़्यादा होगी। अगर कम प्राइस पे ज़्यादा यूनिटें खरीदी है और ज़्यादा प्राइस पे कम यूनिट खरीदी है तो उस केस के अंदर एवरेज कॉस्ट है जो कम होगी। लेकिन सिंपल एवरेज तो ऐसा कहता ही नहीं, क्योंकि वो क्वांटिटी तो कंसिडर करता ही नहीं। तो इस सिंपल एवरेज को जब लोगों ने लताड़ा, उसको जब घर से निकाला, तब ये गया सीधा वेटेड एवरेज के पास, और वेटेड एवरेज इसके साथ है। इसने कहा कि थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, आप इसको घर के अंदर बिठाओ। कैसा कि 500 गए 5 के हिसाब से आपने खरीदे थे, फिर आपने 600 खरीदे 6 के हिसाब से, फिर 700 खरीदे 7 के हिसाब से, फिर 1000 खरीदे 6 के हिसाब से। ये कहता है कि जब आप इश्यू करो तो सिंपल एवरेज मत लो, वेटेड एवरेज दो। हमने कहा वेटेड मतलब, उन्होंने कहा कि क्वांटिटी का वेट दो। हमने कहा कैसे कि 500 × 5 कितना हो गया, 2500 रुपये, 600 × 6 3600 रुपये, 700 × 7 4900 रुपये, 1000 × 6 6000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 6000 + 4900 + 3600 + 2500, 2500 + 3600 + 4900 + 6000,
17,000 रुपये में आपने कितना केजी खरीदे? 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 1000, कितना खरीदा? 2800 खरीदा। तो ऑन एन एवरेज आपकी प्राइस जो वो क्या है? 17,000 के अंदर आपने कितने केजी खरीदे? 2800 केजी खरीदे। तो 17,000 डिवाइडेड बाय 2800, तो आपके ऑन एन एवरेज प्राइस जो वो कितनी? 6.07। तो अगर 10 को इश्यू करते हो तो आप किस पे करोगे? 6.07 के हिसाब से इश्यू करोगे, ये आपकी रेट रहेगी। तो ये वेटेड एवरेज जो क्वांटिटी का वेट देता है, इस वजह से ये सही भी हो जाता है। इसके अंदर एरर जो है वो एरर फ्री है। रीज़न ये है कि जितनी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे उसका वेट भी उतना ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से वैल्यूशन भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ओके सर, अब कुछ मेथड जो वो मार्केट प्राइस के बेस पे, रिप्लेसमेंट मेथड और रियलाइजेबल प्राइस मेथड। देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? मुझे तू नहीं चाहिए तो तेरे जैसी की जैसी चाहिए। समझ आ रही बात? तू नहीं तो भाई मूवी में हीरोइन क्या कहता है कि तुझे कोई भी मिल जाएगी मेरे जैसी की जैसी, तो हीरो कहता है कि नहीं मुझे तेरे जैसी की जैसी नहीं, मुझे तू ही तू चाहिए, ऐसा बोलता है ना। तो ये जो रिप्लेसमेंट है वो क्या वैल्यू है? तेरे जैसी की जैसी, मतलब अरे यार ये हटा दिया मैंने, मतलब सर तेरे जैसे कि क्या मतलब हुआ कि अगर जो इन्वेंट्री है हमारे पास, अगर सेम इन्वेंट्री को हम आज लेकर आए, परचेज करें, तो परचेज प्राइस है वो क्या कहलाती है? उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब अगर ऐसी कैसी इन्वेंट्री रिप्लेस कर दे, जैसे ये मेरा कैलकुलेटर है, ऐसा कैसा कैलकुलेटर अगर ला के दे तो उस वो कितने में आ जाएगा? वो क्या कहलाएगी? रिप्लेसमेंट। तो सर रियलाइजेबल में क्या है? अगर इसको सेल किया जाए, अगर इसको सेल किया जाए तो जो अमाउंट रियलाइज होगा वो रिलायबल वैल्यू। देखिएगा दोनों में सर बहुत कम सा फर्क है। एक अगर मैं ऐसा कैसा कैलकुलेटर खरीदने जाऊँ, सपोज वो मिलता मुझे 450 में, तो वो तो हो गई मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये कैलकुलेटर मैं सेल करने जाऊँ, क्या 450 में सेल कर पाऊँगा? क्या नहीं, दुकानदार का मुनाफा होता है तो मैं सेल कर पाता हूँ इसको 400 रुपये में, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू दोनों हो सकती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको पूरा सेल करता हूँ 400 रुपये में, लेकिन उसको करने के लिए मुझे 20 रुपये का खर्चा होता है, तो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू 400 और नेट हो जाएगी 380। ठीक है सर, समझ आ गया। नोशनल प्राइस मेथड है। अब देखिए स्पेसिफिक और नोशनल के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। स्पेसिफिक जो होता है, जो हमने इन्वेंट्री खरीदी उसी में से कोई एक प्राइस को हम डिसाइड कर लेते हैं और उसी के हिसाब से इश्यू करते हैं। और स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या करते हैं? हम एक कोई भी रेट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? इश्यू करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस कर सकते हैं, रीयूज मेथड कर सकते हैं। इन्फ्लेटेड मतलब कि हम जो प्राइस जैसे 5 है तो हम कहते हैं 10% जोड़ के उसके हिसाब से इश्यू करेंगे, ऐसा इन्फ्लेशन के हिसाब से कर सकते हैं। या रीयूज, अगर ये इन्वेंट्री हम कहीं और यूज करते तो उसका कितना बेनिफिट मिलता, उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं? इश्यू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड जो वो हो सकते हैं, लाइक फिक्स परसेंटेज ऑफ MRP हो गया, जैसे किराना वाला हो गया, उसको आपने जाके कह दिया कि आप फीफो मेथड फॉलो करो, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि आप शाम तक बैठो, उसके बाद आप मेरे को फीफो मेथड समझाना। और फिर जब शाम को बैठा के आपको वो क्या करेगा? जो आपको पीटेगा ना, बहुत ज़बरदस्त पीटेगा भाई साहब। क्यों वो कहेगा नालायकों मैं कैसे फीफो मेथड लीफो मेथड करूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतनी सारी इन्वेंट्री है, 1000 तरीके के तो मेरे पास प्रोडक्ट है। अब मैं वहाँ पीपो लेके बैठूंगा कि 4 कोलगेट लेके आया, 4 पेप्सोडेंट लेके आया, 4 ये लेके आया, 4 लक्स लेके आया, 4 डव लेके आया, इतने पे लेके आया, उसमें से 3 गए, तो दुकान के अंदर मैं सेल तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो उनके लिए वो फिक्स परसेंटेज रखते हैं, जैसे टोटल जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री में जो भी MRP है उसका 10% घटा के उनका क्या कर दिया? वैल्यूएशन कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बाकी तो अपनी अपनी यूज के हिसाब से कुछ भी किया जा सकता है। मेनली आपके
फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज है। क्लियर है? समय कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, समय कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में जाए तो क्या होगा? देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टोर के ऊपर बैठे हैं। अब स्टोर क्या होता है? जो परचेज करता है, समझिए स्टोर का काम क्या है, परचेज किया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले मांगेंगे कि भाई साहब इन्वेंट्री भेजिए, तो ये यहाँ से इसको भेजता है। क्लियर है? परचेज किया और प्रोडक्शन वाले ने मांगा, प्रोडक्शन वाले को दे दिया। क्लियर है सर? अब यहाँ से लेके आए तब स्टोर वाले ने एंट्री की, यहाँ से गया तब एंट्री की। अब यहाँ पर उन्होंने सपोज जॉब ए में ट्रांसफ़र किया था और जॉब ए से वो जॉब ए में यूज़ नहीं हो रहा है और जॉब बी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये स्टोर वाले को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, स्टोर वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उसके लिए कोई एंट्री करेगा क्या? नो एंट्री, कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जरूर एंट्री होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जरूर एंट्री होगी। सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और स्टोर के अंदर एंट्री का फ़र्क क्या है? आगे आएगा जस्ट थ्योरी के अंदर। थ्योरी अगर ज़्यादा नहीं है तो हम आज ही निपटा देंगे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन अपन देख लेते, इतना है नहीं इसके अंदर, तो अपन इसको आज ही देख लेंगे। मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। अब सपोज हम फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज कोई भी कर रहे थे, हमने ये 5 6 7 8 के हिसाब से हमने खरीदा, फीफो के हिसाब से चला रहे, मान लीजिए फीफो के हिसाब से चला रहे। अब कुछ इन्वेंट्री जो है वो ख़राब क्वालिटी की निकल गई और वो वेंडर को वापस रिटर्न करनी है। अब सपोज उससे हमने खरीदा था 6 रुपये के हिसाब से, और 6 रुपये की दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है 6 रुपये वाली इन्वेंट्री आगे इश्यू हो चुकी है, मतलब कि हमने प्रोडक्शन वाले में इश्यू कर दिया। भाई मटेरियल अगर 5 पे खरीदा, 6 पे खरीदा, 7 पे खरीदा, 8 पे खरीदा, मटेरियल तो वही रहेगा, लेकिन प्राइस जो अलग अलग टाइम पे खरीदा उस वजह से चेंज रहती है। समझ आ रही बात? तो 5 पे खरीदा, 6 पे खरीदा, 7 पे खरीदा और 8 पे खरीदा। अब 6 पे जिससे खरीदा था उस वाले को हम रिटर्न कर रहे हैं। अब 6 वाले हो सकता है कि हमने आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू कर चुके हैं, हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू नहीं किया। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू नहीं किया तब तो ये रिटर्न जो वापस उसको वैल्यूशन कैसे लिखेंगे? 6 के हिसाब से लिखेंगे। और अगर 6 वाला वापस आगे इश्यू हो चुका, अब तो 6 है ही नहीं, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इश्यू कर दीजिए। रॉ मटेरियल इन बैलेंस रिटर्न एट अ प्राइस विच इट इज रिसीव्ड, जिसके हिसाब से रिसीव हुआ उसके हिसाब से। अदरवाइज अगर वो आपके पास नहीं बची है, मतलब वो आपने आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में इश्यू कर चुके हो, जैसे 5 6 7 8 के हिसाब से था, अब 6 वाला रिटर्न कर रहे हो लेकिन 6 वाला जो है वो इश्यू हो चुका आगे, तो उस केस के अंदर ये वाला बचा नहीं, तो फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो इससे नेक्स्ट वाला 7 वाला जो उसके हिसाब से रिटर्न जो है वैल्यू करोगे। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अगर कहीं पे भी नॉर्मल लॉस होगा तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाएगा और एबनॉर्मल लॉस होगा तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। जो हमने पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, वो सेम की सेम बात कर रहा है। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो टोटल इन्वेंट्री जो परचेज की डिवाइड उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस और उसको डिवाइड करेंगे। हम ये मानेंगे जैसे हमने क्या कहा था, सपोज 1 लाख के अंदर हमने 1000 लीटर परचेज किया पेट्रोल और 10% नॉर्मल लॉस है, तो हम क्या कहेंगे कि हमने 900 लीटर ही परचेज किया, ताकि हमारी क्या हो जाए 1 लाख डिवाइडेड बाय 900। लेकिन यहीं पर एबनॉर्मल था, अगर यमला पगला दीवाना टाइप था और हमारा उसने क्या कर दिया 800 लीटर ही मिला, तो उस केस के अंदर ये जो एक्स्ट्रा 100 लीटर कमी हुई है, क्या ये हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं क्या? नहीं। हम वैल्यूशन जो है वो 1 लाख डिवाइडेड बाई 900 111.11 के हिसाब से करेंगे, और ये जो 100 का लॉस हुआ है ये हमारा खुद की गलती से हुआ, इसको हम क्या करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र करें। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था क्या कि हमारे घर के अंदर जब लाइट जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते, घर से बाहर निकलते और देखते कि अगर सबके लाइट गई है तो उस केस के अंदर हम घर के अंदर आके आराम से सो जाते हैं। अगर पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं गई, सिर्फ हमारे घर की गई है, तभी हम चिंता करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल का मतलब क्या, ये हमारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, तो हम अकेले कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे, सारे कस्टमर से रिकवर करेंगे तो सब रिकवर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन अगर एबनॉर्मल नेचर है, मतलब सिर्फ हमारे साथ हुआ, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, उसको कंसिडर करना होगा। आपको अपने घर के तार चेक करने होंगे, मतलब आपको अपने कॉस्टिंग पीएनएल में लिखना होगा। थ्योरी है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन होगा तो होगा, इसको निपटा ही देते हैं, अभी इसमें ज़्यादा है नहीं, 5-10 मिनट का ही। एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो मटेरियल कंट्रोल के लिए 3 चीज़ें देखो। मटेरियल आया, मटेरियल को पहले तो परचेज किया, परचेज को क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट। परचेज किया उस वक्त कंट्रोल करो, उसको स्टोरेज में कंट्रोल करो और उसका यूसेज में कंट्रोल करो। मतलब क्या हुआ,
परचेज करो उस वक्त क्या क्या ध्यान रख सकते हो कि परचेज करते वक्त देखो प्राइजेज ज़्यादा वगैरह नहीं पे की हो, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा वो बढ़िया क्वालिटी का हो, ख़राब क्वालिटी का नहीं हो, ख़राब क्वालिटी का हो तो वापस उसको भेज दीजिए, इंस्पेक्शन करके उसको परचेज कीजिए और जब आपके पास आए तो उसका वापस इंस्पेक्शन कीजिए। यूसेज के वक्त क्या स्टोरेज के वक्त क्या ध्यान रखिए, उसको स्टोर प्रॉपरली कीजिए, ऐसा नहीं होगा स्टोरेज के अंदर ही ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं हो गेहूँ खरीदा नॉर्मली जो गवर्नमेंट का होता है गेहूँ, वो क्या करते हैं आप पढ़ते हो कि धान मंडी में इतना गेहूँ जो वो ख़राब हो, वैसा नहीं हो, स्टोरेज उसका प्रॉपर हो। ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय आपके मटेरियल जो वो घर पे लेके जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ना हो, तो स्टोरेज पे ध्यान रखना है। यूसेज पे क्या करना है, ऐसा नहीं हो कि आपके जो एम्प्लॉय है वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ही लॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही वेस्टेज करते हैं, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना होता है। तो ये एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल है, 3 जगह कर सकते हो, परचेज के वक्त कर सकते हो, स्टोरेज के वक्त कर सकते हो और यूसेज के वक्त कर सकते हो। मेन जो थ्योरी इसकी है ना वो ये है, प्रोक्योरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें काम आती हैं जिनको हम बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहला होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, एक यूनिट के लिए लगने वाले मटेरियल का स्टेटमेंट। सर क्या मतलब, जैसे एक ये पेन बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम प्लास्टिक चाहिए, 100 ग्राम इंक चाहिए मान लीजिए, और बाकी छोटे मोटे इसके जो कैप वगैरह वो जो है वो चाहिए, तो ये क्या है, इसको मैंने एक पेज पे लिखा, तो ये क्या हो जाएगा बिल ऑफ मटेरियल, कि एक पेन को बनाने के लिए कितना स्टेटमेंट चाहिए। या फिर और आसानी से समझना चाहो तो आप ऐसा कर लीजिए, 1 कप चाय के लिए मुझे क्या चाहिए, आधा कप दूध, आधा कप पानी, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच चाय पत्ती और थोड़ी सी 2 इलायची। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, एक जो कप चाय है उसके लिए जितना जितना चाहिए ये क्या हो जाएगा बिल ऑफ मटेरियल हो जाएगा। समझ आ रही बात। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है किसको, स्टोर डिपार्टमेंट या जैसे परचेज डिपार्टमेंट जो उसको कहते हैं, उसको क्या भेजता है कि भाई साहब मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशन मटेरियल चाहिए, तो वहाँ पर वो कौन सा इश्यू करेगा नोट, मटेरियल रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक स्टोर होता है और एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, और कई बार स्टोर डिपार्टमेंट ही परचेज डिपार्टमेंट होता है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला इसको कहता है कि स्टोर वाला क्या करता है, मटेरियल रखता है अपने पास, इसके पास जैसी ज़रूरत होगी तो ये क्या कहेगा, इसको भेजेगा कि भाई साहब मटेरियल भेजिए। अब बिल रिक्विजिशन जो वो मटेरियल रिक्विजिशन जो वो भेजेगा, तो वो या तो ऐसा कह सकता है कि मुझे 5000 kg दीजिए, या फिर वो कहेगा कि मेरे को 2000 यूनिट्स बनाना है, तो उसके लिए वो बिल ऑफ मटेरियल साथ में भेज देगा 2000 यूनिट्स का, तो वो 2000 यूनिट्स के लिए जितना जितना मटेरियल चाहिए वो उसको इश्यू करेगा। तो यहाँ जो इश्यू हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के हिसाब से। और इसके बाद में ये जो है परचेज डिपार्टमेंट को कब कहेगा, अगर इसके पास खत्म होने वाला है, स्टोर के अंदर खत्म होने वाला मटेरियल, अब वो आगे मांग रहा है और इसके पास खत्म होने वाला, तो उस केस में ये क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा भाई साहब अब परचेज कर दीजिए, तो ये परचेज रिक्विजिशन जो उसके लिए एक नोट इशू करेगा, ताकि ये क्या करे, आगे परचेज की प्रोसेसिंग शुरू करें। गुड्स रिसीव नोट, जब परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा उसके बाद में मटेरियल आएगा, जब स्टोर के पास आएगा तो स्टोर के पास आएगा तो एक कागज़ पर लिख के देगा कि कागज़ कलम दवात पे लिख दूँ तेरा नाम वैसा कि भाई साहब मिल गया है, तो वो मटेरियल रिसीव नोट। मटेरियल रिटर्न नोट, अगर ख़राब क्वालिटी का है तो रिटर्न करेगा तो मटेरियल रिटर्न नोट इश्यू करेगा। स्टोर रिकॉर्ड, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तीनों जो है इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक तो है बिन कार्ड, एक है स्टॉक कंट्रोल कार्ड और एक है स्टॉक लेजर। पहली बात तो ये दोनों जो है वो सिर्फ क्वांटिटी का डाटा रखते हैं, ये दोनों जो है वो सिर्फ क्वांटिटी का रखते हैं, और ये जो है वो क्वांटिटी एंड वैल्यू का डाटा रखते हैं। अब बिन क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्या लेट हो रहा है, 5 मिनट लगेंगे, कर ही लेते हैं पूरा, है ना, बिना फालतू फिर और एक लेक्चर लगेगा, क्या मतलब। हाँ क्या बता रहे थे, बिन, बिन का मतलब क्या होता है, बॉक्स, बिन का मतलब क्या होता है, बॉक्स, यूँ समझ लीजिए। ये जो है ये क्या है, सपोज बिन है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या रखते हैं,
ये रॉ मटेरियल इसके अंदर रखते हैं और प्रोडक्शन वाला इसमें से यूज कर रहा है। इसके ऊपर एक हमने क्या कर दिया, कागज़ चिपका दिया, और इस कागज़ चिपका के हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर लिख दिया कि इसके अंदर कितना है। फिर जैसे इश्यू होगा, जैसे इसमें मैंने 100 kg डाले तो 100 kg डाल लिख दिए। फिर वो आया, इसमें से 20 लेके गया तो वो इश्यू वाले साइड में लिख देगा भाई साहब 20 लेके गया, तो बैलेंस बचा 80। फिर कोई आया 30 लेके गया तो वो 30 लेके जाएगा, बैलेंस बता देगा 50। क्लियर है। तो ये जो है वो क्या होता है, बिन कार्ड। ये क्या हो गया, बिन कार्ड। इसके ऊपर जो बिन कार्ड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू वगैरह नहीं रख रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी रख रहे हैं। स्टॉक कंट्रोल कार्ड जो है वो क्या करता है, ये स्टोर कीपर रखता है। सेम वैसा कॉन्सेप्ट, स्टोर कीपर जो है वो गेट के स्टोर के ताला लगा के बाहर कुर्सी लगा के बैठा है और उसके हाथ में एक पेपर है जिसमें वो उसने लिख रखा है कि टोटल मेरे पास 1000 kg आए। अब उसमें से ए डिपार्टमेंट आया कि 200 मुझे इश्यू करो, 200 इश्यू किए और उसने 800 बैलेंस लिखा। फिर बी वाला आया कि मुझे 300 दे दो, ये 300 इश्यू किए और 500 रखे। सेम बिन वाला जैसा स्टोर रखता है वो स्टॉक कार्ड हो गया। क्लियर है। अब समझिएगा यहाँ पर क्या इंटर डिपार्टमेंट जो है वो लिखे जाएंगे क्या, ये सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं। अब देखिए बिन में से ए लेके गया, ए के लिए काम नहीं आया और ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, क्या बिन कार्ड के अंदर उसकी डिटेल आएगी क्या, नहीं। बिन कार्ड के अंदर जिस दिन आया और जिस दिन बिन में से गया उसी दिन एंट्री होगी, उसी दिन क्वांटिटी लिखी जाएगी। स्टोर कार्ड के अंदर भी, स्टोर कंट्रोल कार्ड उसमें भी ऐसा कैसा, स्टोर में आया और स्टोर में गया उस दिन एंट्री होगी, उसके अलावा एंट्री नहीं होगी। आगे इंटर डिपार्टमेंट जो उनका रहता है वो इसके अंदर नॉर्मली नहीं रहता। ये भी जो है वो स्टोर कीपर ही बनाता है इसको भी। बाकी तो ये जो है वो पर्टिकुलर बिन का होता है और ये पर्टिकुलर स्टोर का होता है। स्टोर वैसे नॉर्मली ये क्या होता है, ये जो है ये एक स्टोर लेजर, ये जो है ये क्या है, जो फीफो लिफो वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज वगैरह उनके हिसाब से करते हैं ना, तो ये वो है। तो इसमें क्वांटिटी भी होती है और इसमें वैल्यू भी होती है। ये जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है और ये जो है ये सारा रिकॉर्ड ट्रैक रखता है। अगर ए के पास गया और ए ने बी को भेजा तो वो भी लिखेगा, ताकि ये जो क्योंकि इसको क्या करना होगा, इस जो स्टोर लेजर जो है ना इसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड होगी। अगर ए में गया और ए का फिर बी में गया तो और हमने नहीं लिखा तो फिर कॉस्ट हम ए से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जबकि यूज उसको बी ने किया। तो इंटर डिपार्टमेंट भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। बाकी इसके अंदर और कुछ है नहीं, ये चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट आता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल या डिमांड पूल या पूल थ्रू। ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होती है। तो उस केस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जस्ट इन टाइम, देखो ये नॉर्मली क्या होता है, कॉस्टिंग के अंदर इंप्रूवमेंट है। जस्ट इन टाइम हो गया या फिर आपका कीजन पॉलिसी हो गया, 6 सिग्मा हो गया, ये सारे क्या है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के इससे। तो ये क्या है, जस्ट इन टाइम क्या कहता है कि आप पहले से ला के मत रखो, जैसे ही कस्टमर आए वो कहे एक पेन, उसी वक्त क्या करो, मटेरियल खरीदो, लाओ, बनाओ और उसके बाद में उसको क्या कर दो, सेल कर दो। क्लियर है। ये नॉर्मली कहाँ चलते हैं, जहाँ स्पेसिफिक ऑर्डर टाइप के होते हैं ना, वहाँ पर ये जस्ट इन टाइम वगैरह चलता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इन्वेंट्री तभी लाओ जब जरूरत है। समझ आ रही बात, जिस दिन जरूरत है उस वक्त उसको क्या लेके आओ, इन्वेंट्री को लेके आओ और फिर बनाओ और फिर उसको बेच दो। तो ये क्या, जस्ट इन टाइम, नाम से ही पता चल रहा है जस्ट इन टाइम कि जब जरूरत है तभी, जब जरूरत है तभी। ठीक है सर। फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या होता है, देखो एक तो 2 बिन सिस्टम होता है। ये हमने एक डब्बा रखा था, ये हमने एक डब्बा रखा था, अब हमने क्या कर दिया, और बॉक्स दिख नहीं रहा है, ये मिल गया। अब मैंने क्या कर दिए, 2 बॉक्स रखे, ये शो हो रहा है क्या, हाँ ये शो हो रहा है क्या, हाँ ये 2 बॉक्स रख दिए। अब क्या होता है, मैंने इसके अंदर भी इन्वेंट्री डाल रखी, मैंने इसके अंदर भी इन्वेंट्री डाल रखी। अब लोग जो भी आते हैं वो किससे यूज कर रहे हैं, इससे यूज कर रहे हैं, इसमें से लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। ये जैसे ही खाली होगा उस वक्त क्या करूँगा,
इसको मैं पीछे ले लूँगा और इसको आगे ले लूँगा, और ये जैसे ही पीछे आएगा उस वक्त मैं क्या कर दूँगा, इसको वापस भर दूँगा। अब लोग इसमें से यूज़ करें, फिर इसमें से वापस ख़त्म होगा तो मैं इसको लेके आ जाऊँगा। ये क्या हो गया, 2 बिन कंट्रोल कार्ड, मतलब कि 2 बॉक्स रख रहे हैं उसके हिसाब से, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस बीच में रुके नहीं। बजट बना सकते हैं। बजट तो क्या होता है आपको सबको पता ही है, साल के महीने की शुरुआत में आप ही बनाते हो, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, वैसा वैसा कितनी क्वांटिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी जाएगी, कितनी यूज होगी, तो कितना परचेज करना चाहिए। परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग और पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग, ये दोनों ध्यान रखिएगा। परपेचुअल जो है इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इन्वेंट्री रिकॉर्ड, मतलब अपने भाषा में कहें तो हाथों हाथ एंट्री करो। हिंदी में बोलते हैं ना, हाथों हाथ एंट्री करो, मतलब जैसे ही आया वैसे ही एंट्री करो। तो ये वो क्या कहता है, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब कंटिन्यूअस इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री आएगी उसी दिन हाथों हाथ उस वक्त एंट्री होगी। क्लियर है? जैसे आज मैंने 2000 यूनिट खरीदी वैसे ही एंट्री होगी, और जैसे ही 200 यूनिट इश्यू की वैसे ही एंट्री होगी। तो सर इसका ऑपोजिट पीरियोडिक, यहाँ पर क्या होता है, एक पीरियड की एंट्री एक साथ की जाती है। मतलब क्या हुआ सर, जैसे हफ्ता डिसाइड कर दिया या 15 दिन का पखवाड़े का डिसाइड कर दिया, तो हफ्ते का डिसाइड कर लिया, तो पूरे हफ्ते में जितनी परचेज की और पूरे हफ्ते की जो इश्यू की उसकी पूरे की पूरी अकाउंटिंग जो वो एक दिन करेंगे। अब सही कौन सा है सर, सही तो सीधी सी बात है परपेचुअल है। फ़ायदा क्या परपेचुअल के अंदर, परपेचुअल के अंदर फ़ायदा ये है कि हम कभी भी ऑडिट कर सकते हैं, कभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड और एक्चुअल में कितना है। तो वो जो चेकिंग है वो परपेचुअल में पॉसिबल है, पीरियोडिक में तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पीरियोडिक में तो अकाउंटिंग किस दिन कर रहा है, एक फिक्स दिन कर रहा है, जिस दिन कर रहा है उस दिन तो वो खुद फोकस्ड होकर बैठेगा। उसको पता है कभी कभी ऑडिट आ सकती है, आएगी तो 7वें दिन ही आएगी, क्योंकि इसी दिन मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। 6ठे दिन आ गई तो मैं कहूँगा मेरे तो अभी रिकॉर्ड ही पूरे नहीं, अभी ऑडिट करोगे क्या, क्योंकि मैच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अकाउंटिंग में मतलब बुक्स के अंदर कितना है और एक्चुअल में कितना है। समझ आ रही बात? कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, ये क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक के बारे में कभी देखो ही नहीं, वो कहता है कंटिन्यूस आप स्टॉक वेरिफिकेशन करो। आप आर्टिकलशिप, अगर सीए के अंदर आर्टिकलशिप वगैरह होता है तो वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, ऐसा करवाया भी जाता है। जैसे हमने क्या किया था, होटल वगैरह के ऑडिट थे, तो वहाँ पर हम क्या, हमने होटल के चम्मच तक गिने थे कि ये चम्मच जो है वो बुक्स के अंदर बता रहे हैं उतने को उतने चम्मच है या नहीं है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। लॉस ऑफ मटेरियल के ये 4 वर्ड है, इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक होता है वेस्ट। वेस्ट जो होता है वो नॉर्मली किसके लिए प्रयोग होता है, रॉ मटेरियल के लिए, और इसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। रॉ मटेरियल अगर ख़राब हो जाता है और उसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती तो उससे हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। स्क्रैप जो है वो किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। इसकी थोड़ी बहुत रिकवरेबल वैल्यू होती है, मतलब कि ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हो जाती है, कुछ अमाउंट इसमें मिलता है। स्पॉइलेज क्या होता है, बैडली डैमेज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग। जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसी वक्त वो क्या हो गया, बुरी तरीके से ख़राब हो गया, उससे हम क्या कहते हैं, स्पॉइलेज कहते हैं। डिफेक्टिव जो है वो क्या होता है, आउटपुट पे भी हो सकता है और इनपुट पे भी हो सकता है। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, उससे आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, कुछ कॉस्ट लगागा। भाई ये हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और ऑब्सोलेंस क्या होता है, पुराना हो जाना। कुछ चीज़ें पुराना हो जाना फायदेमंद होता है और कुछ चीज़ों का पुराना होना नुकसानदायक होता है। समझ आ रही बात? तो ऑब्सोलेंस हर जगह खतरा ही नहीं होता। शराब के मामले में ऑब्सोलेंस जो है वो उस नाम का कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जितनी शराब पुरानी उतना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये ऑब्सोलेंस बाकी नॉर्मल इन्वेंट्री में जैसे ही पुरानी होती है वैसे ही वो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ऑब्सोलेंस कहलाता है। अभी हमारा समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इस वजह से ये आपका यहाँ तक का मटेरियल चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो उस केस के अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर साझा करें इस इन्फॉर्मेशन को, और उनसे भी कहें कि हमसे जुड़ें। बेहतर कंटेंट के लिए, बेहतर नोट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।
अपना 100% डिवोशन जो स्टडी के अंदर कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।